हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चार्जशीट क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जब एक चार्जशीट होती है, जो एक चालान होता है, जब वह थाने से कोर्ट में आता है तो उसके बाद में या उससे पहले आपको क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या-क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम उन सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राम और श्याम की। तो राम यहाँ पे है और यहाँ पे है श्याम। ठीक है, राम और श्याम हो गया। राम हो गया यहाँ पे एडवोकेट हो गया और ये यहाँ पे हो गया अक्यूज्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये आया राम के पास, अधिवक्ता जी के पास आया। इसने बोला कि सर, मेरे खिलाफ चालान पेश होने वाला है। ठीक है, आपको मेरी क्या जमानत करवानी है। ठीक है दोस्तों, ये आया अब राम के पास। अब तो राम एक अधिवक्ता है। ठीक है, अब अधिवक्ता है तो राम को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या काम करने चाहिए। तो आज हम उस कामों की लिस्ट के बारे में या जो वो काम करेगा उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक अधिवक्ता को क्या क्या काम करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो राम है वो श्याम से पूछेगा कि भाई तुम्हारा मैटर क्या है, किस मामले में तुम्हारा चालान न्यायालय में पेश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये पूछेंगे कि कौन सा सेक्शन है, क्या धारा है जो तुम पर लगाई गई है। फिर तीसरी बात ये करेंगे दोस्तों कि उसमें जो चालान पेश हो रहा है उसमें मुलजिमान कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है या कितने हैं। वो सारी चीज़ें आपको उस व्यक्ति से पूछनी है। फिर दोस्तों, आपको ये इंक्वायरी करनी है कि जो अपराध हुआ है वह जमानती है या अजमानतीय है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो हर नया अधिवक्ता ये मिस्टेक करता है कि वो कोर्ट का नाम पूछना भूल जाते हैं। तो आपको हमेशा मुलजिम से या परिवादी से ये पूछना है कि चालान कौन से न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर कई बार देखा गया है कि जो नए अधिवक्ता हैं वो उनके पास क्लाइंट आते हैं, सारी बात कर लेते हैं, सारी धाराएं पूछ लेते हैं, अपराध के बारे में पूछ लेते हैं, जमानती है अजमानती है, लेकिन जब वह न्यायालय में जाते हैं तो वह न्यायालय का नाम पूछना भूल जाते हैं। जैसे मामला चल रहा होता है जेम कोर्ट का और वो चले जाते हैं एडीजे कोर्ट में या फिर डीजे कोर्ट में, और जब वो लास्ट में जब वहाँ मामले में जेम कोर्ट पहुँचते हैं इतनी देर में, तो जो आपके भाई बंद है, अन्य अधिवक्ता है, वो आपके क्लाइंट को छीन लेते हैं। तो इसमें बहुत सावधानी रखिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ को आपको बारीकी से पूछना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं आगे आपको और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाइंट परेशान। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस जब आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि बेचारा वैसे ही दुखी है, और जब आप उससे इतने सारे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो दोस्तों वो परेशान हो जाएगा और वो ये बोलेगा कि वकील साहब मेरी मदद तो कर नहीं रहे हैं, मेरे को उल्टा परेशान कर रहे हैं दोस्तों। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको
ध्यान रखने हैं। क्लाइंट बताए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो परेशान है, दुखी है, या वो बताने में सक्षम है या नहीं है। अगर वह पढ़ा लिखा क्लाइंट है तो वो आपको बता देगा सारी चीज़ें। अगर वह किसान है, खेती करने वाला है, तो उसको पता नहीं रहती इन बातों का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लाइंट की परेशानी का ध्यान भी हमें रखना है। तो क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस आपको पता चल गए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यदि आपका क्लाइंट परेशान है और बताने में सक्षम नहीं है तो किससे पूछना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको क्लाइंट से ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, बस उससे ये पूछना है क्लाइंट से कि भैया ये बताइए, आपको चालान के बारे में किसने बताया कि आपका चालान कोर्ट में पेश होने वाला है। ठीक है, तो उससे ये पूछा, उसने बोला कि सर मेरे पास पुलिस वाले का फ़ोन आया था, पुलिस वाले ने बताया था कि मेरे विरुद्ध चालान पेश होने वाला है न्यायालय में। तो दोस्तों, आपको उस क्लाइंट से पुलिस वाले के मोबाइल नंबर लेने हैं, या फिर आपको थाने में जाकर उस पुलिस वाले से मुलाकात करनी है और उससे बातचीत करनी है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों, पुलिस वाले दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो होता है, और एक जो पुलिस वाला होता है दोस्तों वो होता है कोर्ट का मुंशी। जो कोर्ट मुंशी एक पुलिस की ही पोस्ट होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो भी चालान होते हैं न्यायालय में पेश करने वाले, तो जो आईओ होता है, जो थानेदार अधिकारी होता है, जो एसएचओ होता है, वो एक कर्मचारी को कोर्ट मुंशी बना देता है, जिससे क्या होता है कि चालान ले जाने का और लाने का, समन्स लाने का और ले जाने का सारा काम उस कोर्ट मुंशी के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। उसको पुलिस की भाषा में चालानी गार्ड भी बोलते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आप जब न्यायालय में जाके पूछेंगे कि उस फलाने फलाने थाने का चालानी गार्ड कौन है, कोर्ट मुंशी कौन है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भैया हमारा जो चालान है वो पुलिस वाले पेश करने वाले हैं दोस्तों। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा कि आपको उस पुलिस वाले, उस चालान गार्ड का नाम और मोबाइल नंबर क्लाइंट से ज़रूर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, जो राम एक जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उसने क्लाइंट के पास से जो पुलिस वाले भैया हैं उनके मोबाइल नंबर ले लिए हैं। फिर जो अधिवक्ता है राम, उसने पुलिस वाले भैया से बात कर ली है। तो उससे बात करने के बाद जो राम भैया है, इनको पता चल गया कि जो अपराध है वो कौन सा है। ठीक है, जो उसमें जो ज़मानत है वो पहले क्या थाने से हो चुकी है, क्या उसमें ज़मानत करवानी, जो अपराध है वो अज़मानतीय है। ठीक है, उसमें जो मुलजिम है वो मुलजिम कितने हैं। ठीक है, सब जानकारी राम भैया को पता चल गई है पुलिस वाले भैया से, किसके द्वारा, मोबाइल पर बात करने के दौरान। ठीक है, अब जब राम भैया अपने चैम्बर में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो फिर उनको मामले पूरा मैटर समझ में आ गया कि क्या विवाद है, क्या मैटर है। उसके बाद जो आपका जो क्लाइंट है दोस्तों, उस क्लाइंट को ये पूछना है कि भैया कितने मुलजिम हैं। तो वो बोलेगा आपको कि हमारे 3 मुलजिम हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उस 3 मुलजिम की उनसे फ़ोटो लेना है। ठीक है, फिर उनसे एक आधार कार्ड लेना है, फिर उनका जो एक परफॉर्मा होता है उस पे साइन कराने हैं, प्रार्थना पत्रों पे और शपथ पत्रों पे, और एक होता है जमानत का प्रार्थना पत्र, उस पे भी आपके उनके साइन करवाने हैं। ठीक है, आपको सब पूरा मैटर पता चल गया। जो चीज़ें आपको ज़मानत या शपथ पत्र की पता नहीं है उनको खाली छोड़ दें, और जहाँ पर लिखा हो क्लाइंट के सिग्नेचर, जो फ़ोटो वोटो लगानी हो वो वहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, आपने फ़ोटो लगा ली, फिर बाद में जब क्लाइंट को आप बोलेंगे वकालतनामा लेकर आइए। ठीक है दोस्तों,
तो मैंने ये आपको क्यों बोला है कि आपने फ़ोटो, आधार कार्ड जो भी हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेने हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बताता हूँ दोस्तों, आपने आधार कार्ड, फ़ोटो और जो उसके साइन है आपको पहले ही क्यों करवाने हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो क्लाइंट है उससे आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह जो सब ओरिजिनल लेने हैं, ठीक है। तीनों मुलजिम बताए उसने, तीनों मुलजिम के आपको आधार कार्ड लेने हैं ओरिजिनल, ठीक है। फिर जब आप क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया वकालतनामा लेकर आइए, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जब वकालतनामा लेने के लिए फ़ोटोकॉपी दुकान पे जाता है या आपके ऑफिस के बाहर जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो आपके भाई बंद है, जो अधिवक्तागण है बहुत सारे रहते हैं, वो क्लाइंट को भ्रमित करते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार तू पहले क्यों नहीं मिला, क्या मैटर है तुम्हारा, चलो आइए मैं आपकी काम करवा देता हूँ, चलो पैसे, अरे यार तेरी जो इच्छा हो वो दे देना, कहाँ पैसे कहाँ बक्के जा रहे हैं। तो उनको बहलाने और फुसलाने वाले बहुत से अधिवक्ता आपको मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या होगा, जब क्लाइंट आपके पास अपना आधार कार्ड, फोटो और साइन रखे के जाएगा, जब आप उसके पास से परफॉर्मा भरवाएंगे, जमानत के साइन करवाएंगे, प्रार्थना पत्र पर साइन करवाएंगे, तो क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ मेरे जो वकील साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो दूसरा जो अधिवक्ता है वो उसको भ्रमित नहीं कर पाएगा और उसके पास जा भी नहीं पाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा जाने का, क्योंकि उसके आधार कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी फ़ोटो तो आपके पास रखी है, ठीक है। अगर वो किसी और के पास जाएगा तो पहले आपको तो फीस पे करके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि मैं फ़ीस अलग अलग क्यों दूँ, मैं फ़ीस एक जगह दे दूँगा, जो मेरा काम करवा रहे हैं, मैं डबल डबल फीस क्यों दूँगा। तो आपको ये सावधानी हमेशा रखनी है। जब भी कभी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपको सबसे पहले उसके पास से आधार कार्ड, फ़ोटो और उसके जो 2-3 जगह साइन होते हैं ज़मानती प्रार्थना पत्र पर, वो करवाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं आगे आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो कोर्ट मुंशी होता है उससे आपको मुलजिम पता चल गए कि भाई यहाँ पे मुलजिम दे रखे हैं 3, ठीक है। अपराध पता चल गया, जमानती है अपराध या जमानत हुई है या नहीं हुई है वो पता चल गया, और साथ में कोर्ट का नाम भी आपको पता चल गया दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ टिप्स कि आपको कौन कौन सी टिप्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अपने प्रोफेशन में ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले टिप्स सब तीन ये आती है दोस्तों कि जो आपको पूछताछ करनी है कंप्लीट, वो आपको कोर्ट मुंशी के थ्रू ही करनी है, ठीक है। क्लाइंट को परेशान नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट तो पहले बेचारा ऑलरेडी दुखी हो रहा है, तो वो बताने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो भी पूछताछ करनी हो कोर्ट मुंशी के थ्रू ही आपको करनी है दोस्तों। फिर दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, आपको क्लाइंट के मन में डर पैदा करना है, ठीक है। उसको ज़्यादा भी नहीं डराना, उसको डर पैदा करना है कि भाई तेरा तो इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। डर पैदा करेंगे, डर से ही आपकी फ़ीस आएगी। जितना ज़्यादा डराएंगे उतनी अच्छी आपको फीस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। फिर तीसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो चालान जो पेश होगा ना दोस्तों, उसमें अगर आपके 3 मुलजिम हैं और 2 ही आए हैं और 1 मुलजिम नहीं आया है तो दोस्तों आपको जमानत नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी मुलजिम हैं वो सभी चालान पेश करते समय मौजूद रहने ज़रूरी हैं, तभी आपको ज़मानत मिलेगी, अन्यथा ज़मानत खारिज कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फोर्थ टिप्स की। दोस्तों जो क्लाइंट है आपका, उस क्लाइंट को आपको पहले ही बोल देना है कि भैया जो ज़मानत करवाएंगे उसमें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय लगेगा, जिससे वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगा दोस्तों। और दोस्तों
फिर जो ज़मानती आएगा, जो ज़मानत करवाने के लिए आएगा, उस ज़मानती को आपको सुबह ही बोल देना है कि भैया तुम्हारा जो ओरिजिनल आधार कार्ड है और जो आरसी है वो तुम्हें ओरिजिनल लेके आनी है। कई बार क्या होता है, ज़मानती आ जाता है और वो फ़ोटोकॉपी दिखाता है या अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है दोस्तों, तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आखिरी टिप्स वो है आपके बहुत काम की। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल टिप दोस्तों, जब आपने डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश कर दिए, आपके मुलजिम न्यायालय में बैठे हुए हैं जमानत करवाने के लिए, आप अपने चैम्बर में आ गए और क्लाइंट भी आपके पास आपके चैम्बर में आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि भाई तुम्हारा आधा काम हो चुका है, तो अब मेरी फीस दो। ठीक है। तो आपने मामला देख लिया कि कौन कौन सी धाराएं थी, क्या मैटर था, कितने मुलजिम थे, उस हिसाब से आपको अपनी फीस इनको बतानी है। ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि अधिकतर ये देखा गया है कि जब क्लाइंट का काम हो जाता है तो वो चुपचाप निकल जाता है। वो लास्ट में वकील साहब को 200 या 500 या 1000 रुपये दे के ही निकल जाता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि दोस्तों आप अपने काम के दरमियान ही अपनी फ़ीस क्लाइंट से वसूल कर लें। उसको क्या बोलना है, उसको आपको ये बोलना है कि भैया जो हमारा जो खर्चा है उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, भाई चालान पेश करने में जो हमारा खर्चा हुआ है उस खर्चे में क्या क्या आएगा, जैसे उसमें हमारा जो टाइप का खर्चा आया है, टाइप खर्चा आ गया दोस्तों। फिर हमारा जो टिकटों का खर्चा आ गया दोस्तों, भी टिकट लगी है हमारा। ठीक है। ओके। फिर बाद में क्या आ गया, जो वकालतनामा हो गया। ठीक है, उसका खर्चा आएगा दोस्तों। ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर अदर कोई फॉर्म आ गया दोस्तों, फॉर्म का खर्चा। ठीक है। इस तरह ये सारे खर्चे जोड़ जाड़ के आपको क्लाइंट को बताने हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि जो आपकी फ़ीस देने में फिर क्लाइंट को तकलीफ़ नहीं होती है। तो जो नए अधिवक्ता होते हैं उनसे अधिकतर यही गलती होती है कि वो फ़ीस मांगने में थोड़ी ढिलाई बरतते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जो क्लाइंट होता है वो नए नए एडवोकेट को क्लाइंट देने से थोड़ा झिझकता है। इससे अच्छा क्या होगा, आप अपना पहले ही अपनी फ़ीस वसूल कर लेंगे, उसके बाद में आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये प्यारी सी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।